आज हम लोग बात करने वाले हैं सैग के दूसरे पार्ट के बारे में। इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि आइस और विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा सैग के ऊपर। साथ ही साथ स्ट्रिंगिंग चार्ट को भी चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से स्ट्रिंगिंग चार्ट की मदद से हम लोग कंडक्टर को बिछाएंगे और कैसे हम लोग पोल सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लास्ट लेक्चर मैंने सैग की कैलकुलेशन करके दिखा दी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो सैग का जो फॉर्मूला था वो WL² डिवाइड बाई 8T था। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन थी कि ये जो फॉर्मूला था ये केवल वैलिड होगा जब हवा स्टिल होगी, टेम्परेचर नॉर्मल होगा और कंडक्टर जो है वो केवल अपने वेट के कारण ही सैग की शेप में होगा। अगर हम किसी कंडक्टर को ऐसे रखते हैं तो उसका वेट जो होगा सेंटर पे लगेगा, जिसकी वजह से वो कंडक्टर जो होता है वो कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, कैटेनरी शेप, और इसकी वजह से सैग आ जाता है यहाँ से जितना ये क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सैग। तो यहाँ पे हमने जो W लिया था ये वेट ऑफ द कंडक्टर था पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमने माना था कि जो सैग आ रहा है वो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जब होंगी, स्टिल एयर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडक्टर बेंट बाय इट्स ओन वेट, तब सैग की कैलकुलेशन एक्यूरेट रिजल्ट देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। हवा ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिकल कंडीशन में कि हवा रुकी हुई हो, टेम्परेचर भी रुका हुआ, मतलब एक कांस्टेंट रूम टेम्परेचर तो कभी नहीं मिलेगा, और कंडक्टर जो है केवल अपने वेट से ही झुके, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, इसका एक सटीक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आइस कहीं पे अगर गिर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं रशिया है, तो वहाँ पे अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है तो वहाँ पे केवल कंडक्टर के वेट की वजह से सैग नहीं होगा, उसके ऊपर आइस भी जमा हो गई है। ठीक है, आइस की पूरी लेयर जम गई है, तो वो आइस का जो वेट है, यानी कि अब क्या होगा, नीचे की तरफ जो वेट लगेगा वो वेट ऑफ द कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, तब जाके हमारा जो सिस्टम है वो उसका, यानी कि जो सैग की कैलकुलेशन में जो हम वेट इंक्लूड कर रहे हैं वो दोनों की वजह से होगा, और अगर दोनों की वजह से होगा तो रिजल्ट जो होंगे वो इनएक्यूरेट आ जाएंगे। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद सैग कैलकुलेशन, अगर हम इन तीन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग प्रेजेंस ऑफ विंड यानी कि हवा को इग्नोर कर दें और आइस को इग्नोर कर दें, तो जो हमारा जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट होगा, और अगर इनको इंक्लूड करेंगे, यानी कि अगर ये पिक्चर में है, तो पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा और इसका इफेक्ट हमें सैग पे देखने को मिलेगा। तो क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले आइस का इफेक्ट देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं हमारा कंडक्टर है और इसका वेट ऑफ द कंडक्टर W ले लिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर मान लेते हैं बर्फबारी हो रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो कंडक्टर है वो पूरी तरफ से आइस से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर, जो कंडक्टर का डायमीटर है वो D है, और जो आइस जम गई है आसपास उसकी थिकनेस T है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भाई जो आइस जम रही है उसकी थिकनेस T एंड कंडक्टर का डायमीटर D। तो ऐसे केस में जो नीचे की तरफ अब वेट लगेगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि ये जो कंडक्टर सैग की शेप में है, इसके ऊपर पहले तो केवल वेट ऑफ कंडक्टर था, अब इसके ऊपर आइस पूरे कंडक्टर पे जमा हो गई है, तो वेट ऑफ आइस भी होगा। तो अब यहाँ पे जो डाउनवर्ड लगेगा वो वेट ऑफ द कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस। ठीक है, तो W प्लस WI पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ आइस है, यानी कि आइस की कोटिंग की थिकनेस, D डायमीटर है, एंड वेट ऑफ द आइस पर यूनिट लेंथ है WI। W क्या था, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ था, और WI क्या है, वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर हम आइस के वेट को निकालने की कोशिश करें कि कितना होगा, आखिर जो बर्फ जमी है उसका वेट कितना है, तो वो होगा वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी ऑफ आइस ये आपको कैलकुलेशंस में दे रखा होगा। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम सिंपल सी, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें तो वो निकल के आएगा पाई टी इंटू D प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे T थिकनेस हो गई है और D आपका क्या है, यहाँ पे डायमीटर है। ठीक है, क्लियर होगा, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो डेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर वेट ऑफ आइस, तो अगर हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कंडक्टर के ऊपर आइस जो जमा है उसकी वजह से आइस का वेट कितना लग रहा है नीचे की तरफ, तो डेंसिटी ऑफ आइस से मल्टीप्लाई कर दो पाई टी D प्लस टी। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अभी आगे इसको और इंक्लूड करेंगे। नाउ इसी तरीके से विंड का इफेक्ट देख लेते हैं। नाउ विंड का इफेक्ट क्या होता है, देखो आइस का जो इफेक्ट होगा वो होगा डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, वेट ऑफ आइस, लेकिन जो विंड चलती है वो चलती है हॉरिजॉन्टली, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है। ये कंडक्टर हो गया, मान के चलते हैं इसके ऊपर आइस भी जमा हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं कि मतलब बर्फबारी भी हो गई है, बर्फ भी पड़ रही है और हवा भी चल रही है। तो ये इसके ऊपर बर्फ के ऊपर हमने ये मान लिया कि कंडक्टर के ऊपर क्या है, बर्फ पूरी हमने इंक्लूड कर ली, और ये विंड चल रही है। अब ये जो विंड चल रही है इसकी वजह से एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा। तो विंड जो प्रेशर फोर्स लगा रही है वो इधर की तरफ लगा रही है हॉरिजॉन्टली, W कह देते हैं, और जो डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंडक्टर एंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ आइस लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, W यहाँ पे क्या है, विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो हवा फोर्स लगा रही है, ठीक है, और कंडक्टर के ऊपर, तो ये आ गई यहाँ पे विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये दो फोर्स आ गए। अब अगर हम इनका नेट निकालेंगे तो नेट इज द W T, दिस इज द रिजल्टेंट वेट।
तो रिजल्टेंट वेट कितना निकल के आएगा, रिजल्टेंट वेट इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो W प्लस WI यानी कि ये हो गया तुम्हारा आइस प्लस वेट ऑफ द कंडक्टर का इसका स्क्वायर कर दिया, एंड दिस इज द विंड फोर्स। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो W का होल स्क्वायर, सो डेट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, तो यानी कि अभी तक हमने जो सैग में W लेके चल रहे थे ना, सैग इक्वल टू WL²/80, तो इसमें जो W लेके चल रहे थे भैया, वो अब हमने क्या करा है, हटा के उसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोग W लेके चल रहे थे जो यहाँ पे, इन सबको हटा दिया है और अब की क्या करा है, W को रिप्लेस कर देंगे WT से। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो WT से हमने इसे रिप्लेस कर दिया है, तो W को रिप्लेस कर देंगे WT से, यानी कि नेट रिजल्टेंट। ठीक है, ये वाला WT। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब W की पहले कैलकुलेशन कर लो, विंड की पूरी कैलकुलेशन। तो विंड की जो कैलकुलेशन होगी वो कितनी होगी, वेट ऑफ द विंड कह लो या विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ कह लो। तो उसमें विंड का प्रेशर कितना है इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो विंड का प्रेशर तो मैं दे रखा होगा, प्रोजेक्टेड एरिया कितना निकल के आएगा यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हो गई टी थिकनेस की आइस जमा थी, और डी इज़ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लेते हैं। तो टी ये यहाँ पे बना रखा है मैंने वैसे, टी थिकनेस की आइस जमा है, और डी क्या है, एरिया ऑफ द वो डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो टोटल जो विंड फोर्स लगेगी, प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया, तो भाई हवा ऐसे चलेगी इस तरीके से, तो कितना एरिया हो गया, ये पूरा एरिया पे लगेगी। तो ये एरिया कितना होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू 2T+D। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है 2T+D, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे कि भाई विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी निकल के आएगी। ठीक है, तो W क्लियर हो गया यहाँ पे। तो W इक्वल टू विंड प्रेशर इंटू 2T+D। तो यहाँ पे अब दोनों चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो इन दोनों का असर क्या हुआ, हवा भी चल रही है और बर्फ़ भी गिरी हुई है, तो इसका असर क्या देखने को मिलेगा, तो जब दोनों होंगे, विंड भी होगी और आइस भी हो रही होगी कंडक्टर के ऊपर, तो इसकी वजह से जो नॉर्मली जो सैग होता था वो स्लैंट सैग में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कंडक्टर जो था उसकी, अगर मान के चलते हैं आइडियली इसकी शेप मतलब ये होना चाहिए था, टॉवर है ये, तो आइडियली सीधा सीधा जाना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम क्या करते हैं अपने वेट ऑफ द कंडक्टर कारण ये इस तरीके से सैग दे देते हैं, दिस वन इज सैग। ठीक है ना, इस केस में क्या होता है, केवल कंडक्टर का वर्टिकल मोशन वर्टिकल मूवमेंट होता है, वर्टिकली नीचे आता है केवल। लेकिन जब हवा भी चल रही होती है तो ये हॉरिजॉन्टल भी आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर केवल वर्टिकल जा रहा है, अगर इसको क्रॉस सेक्शन व्यू से देखूं तो कंडक्टर को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अपने वेट के कारण वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। केवल अगर वेट है तो यहाँ पे आएगा, वेट प्लस वेट आइस आ जाएगी तो ये और नीचे चला आएगा, यहाँ तक आ गया, चलो मान लेते हैं। और विंड भी चल रही है तो ये कंडक्टर थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो एक्चुअली दिस वन इज द स्लैंट सैग। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, दोबारा समझ लो। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अगर लेते हैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइन पे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो अपने वेट के कारण और एक सेफ जोन में रखने के कारण हम इसे क्या करेंगे, इसमें सैग दे देंगे। तो सैग के चक्कर में ये कंडक्टर यहाँ तक इस तरीके से लूप बना लेगा ऐसे वाला। तो मैं यहाँ के कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, वेट ऑफ द, ये वेट हो गया अपना, अब वेट प्लस वेट आइस करोगे, W+W+I करोगे तो क्या होगा, ये कंडक्टर और नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, तो हम लोग विंड भी चला दोगे इधर की तरफ, विंड चल रही है W विंड, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कंडक्टर कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि वर्टिकली भी नीचे गया है थोड़ा सा आइस के कारण, और हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द विंड। ठीक है, तो ये हो गया। सो दिस इज योर स्लैंट सैग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो ये स्लैंट सैग दिखाया हुआ है, स्लैंट सैग कुछ इस तरीके से दिखेगा कि भाई जो तुम्हारा कंडक्टर है वो इस तरीके से शिफ्ट हो गया वाया एंगल थीटा, एंड दिस इज द कंडक्टर शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर थीटा की कैलकुलेशन मतलब कितना स्लैंट सैग आया है उसकी कैलकुलेशन करोगे तो tan थीटा इक्वल टू W डेट इज एन इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि कितने एंगल पे अगर पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा जो कंडक्टर है, वो जो कंडक्टर शिफ्ट हुआ है, कंडक्टर की जो शिफ्टिंग हुई है उसका एंगल कितना है, अगर ये पूछ लिया जाता है तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू W विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाई वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ प्लस वेट ऑफ द आइस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखी कि क्या रिलेशन क्या है वर्टिकल सैग एंड इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है कि वर्टिकल सैग जो होगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो सैग होता है वो SS cos थीटा होगा। ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल सैग होगा वो स्लैंट सैग इनटू cos थीटा होगा एक्चुअल वैल्यू। क्लियर हो गया। सो ये अगर मान के चलते हैं यहाँ पे कंडक्टर होता तो दिस इज योर नॉर्मल वर्टिकल
वर्टिकल सैग जो हम लोग हमेशा सैग लिखते हैं वो वर्टिकल सैग ही होता है, और दिस इज़ योर स्लैंट सैग। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा एस एस कॉस थीटा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो कभी भी अब आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्लैंट सैग के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, सैग के ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंगल पूछ ले यहाँ से निकाल लेना, और इनके बीच में रिलेशन पूछ ले तो यहाँ से निकाल लेना। तो सारे के सारे चीज़ें कवर कर दी हैं मैंने इस पूरे सिस्टम के अंदर अभी तक जितना हमने लेक्चर लिया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंगिंग चार्ट के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है, ये बड़ा ही यूजफुल चार्ट होता है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सैग और टेंशन निकालते हैं किसी भी टेम्परेचर और लोडिंग कंडीशन में। इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा जाता है, यानी कि अगर हमें मान के चलते हैं हमें सैग निकालना है, एक पर्टिकुलर सैग और टेंशन निकालनी है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और लोडिंग कंडीशन पे, तो हम इस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक सर्टेन लोडिंग हमने अगर कर रखी है किसी ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उसका सैग कितना होना चाहिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, 40 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले लेते हैं 40 डिग्री पे। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये जो देगा दिस इज योर सैग बता देगा कि सैग मीटर में, तो ये बता देगा इतने मीटर का सैग होना चाहिए। ये क्या बताएगा, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर का हमें सैग डालना पड़ेगा। एंड दिस इज योर टेंशन इन केजी, और ये बता देगा कि टेंशन कितनी होनी चाहिए उस वायर के अंदर, कितनी रहेगी इस पर्टिकुलर सिनारियो में। ऐसे ही अगर मान के चलते हैं कोई कहता है कि T1 S1 T1 हो गया, ठीक है, अगर मान लें इस तरीके से हम किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि 80 डिग्री पे कितना सैग रहना चाहिए और कितना टेंशन रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि देखो सैग जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा टेंशन के, यानी कि जितना ज़्यादा सैग देते जाओगे, जैसे ये कम सैग दिया तो टेंशन ज़्यादा होगी, सैग और बढ़ा दोगे तो टेंशन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा सैग दोगे उतना ज़्यादा कम टेंशन मिलेगी तुम्हें। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सैग बढ़ रहा है और टेंशन क्या हो रही है, डाउनफॉल हो रही है। तो ये चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो T1 इज द टेम्परेचर, S1 इज द सैग एंड T1 इज द टेंशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो चार्ट होता है दिस इज बेसिकली द स्ट्रिंगिंग चार्ट। स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं अंडर ऑल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि इसके अंदर हमने सब इंक्लूड करा है, हवा भी चल रही है, आंधी भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, ठीक है, और आइस लोडिंग भी हो रखी कंडक्टर पे। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होते हैं रफ एंड टफ चार्ट बनाए जाते हैं, और इसकी मदद से हम लोग ईजिली निकाल लेते हैं कि किस पर्टिकुलर लोडिंग पे कितना सैग और टेंशन हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है ब्यूटी ऑफ स्ट्रिंगिंग चार्ट। नाउ अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि भाई हमें एक ये इस तरीके का टेरिटरी है, एक इस तरीके की टेरेन है, बल्कि जिसके अंदर हमें क्या करना है, टावर को बिछाना है। तो भाई अगर हम जो टावर की जो लोकेशन है वो कहाँ रखें, कितना कैसे उसको प्लान करें, तो इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना एक नया मेथड में बताऊंगा, मैनुअल टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, हमारी जो कंडीशंस क्या क्या है कि जो स्ट्रक्चर जो भी हम बिछा रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकल होना चाहिए स्ट्रक्चर। दूसरा, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पूरी पहाड़ी पे एक टावर हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, तो उसमें जो तुम्हें जो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली सेटिस्फाई करे कंडीशंस को, इलेक्ट्रिकली मतलब पर्टिकुलर वेट का कंडक्टर हमें लेना पड़ेगा, और मैकेनिकली भी पूरा करें। मैकेनिकल मीन्स प्रॉपर सैग होना चाहिए, प्रॉपर टेंशन होनी चाहिए। तो इन सब का इस्तेमाल करके अगर मुझे टावर बिछाना पड़े तो कैसे बिछाएंगे, तो इस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनुअल टेम्पलेट मेथड का, ये भी समझ लो। तो मैनुअल टेम्पलेट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडक्टर का कर्व प्लॉट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सैग और एक्सपेक्टेड लोड के बेसिस पे कितना होना चाहिए ये प्लॉट करेंगे। समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर का कर्व, कि कंडक्टर का कर्व कैसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सैग एट पर्टिकुलर लोड एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्ट्रिंगिंग चार्ट का इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। तो ऐसे करके हमने प्लॉट कर लिया भाई कंडक्टर का कर्व तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है, ये हो गया कंडक्टर कर्व। दूसरा स्टेप होता है कि हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन प्लॉट करेंगे फॉर ग्राउंड क्लियरेंस। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं 11 केवी की लाइन बिछा रहे हो, तो 11 केवी की लाइन बिछा रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक सर्टेन मान के चलते हैं 11, चलो 11 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिल्कुल 11 मीटर का हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरेंस देना पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरेंस देना पड़ेगा। अगर हम लोग 11 केवी की लाइन चल रहे हैं तो 11 मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ग्राउंड क्लियरेंस को नाप लेंगे। तो भाई देखो ग्राउंड क्लियरेंस कहाँ से होना चाहिए, ये वाला पॉइंट नीचे है, ये वाला पॉइंट नीचे, सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट है, तो 11 मीटर की डिस्टेंस कुछ यहाँ से होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 11 मीटर होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट यही वाला पॉइंट है,
तो जो भी ग्राउंड क्लियरेंस निकालेंगे वो इसके टिप पे आनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन प्लॉट करेंगे फॉर ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये प्लॉट कर दी हमने पैरेलल लाइन, दिस इज फॉर ग्राउंड क्लियरेंस हो गई। समझ में आ रही बात है? तो देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ग्राउंड क्लियरेंस हर जगह फिक्स है। और ये कितनी दूरी पे प्लॉट होगी, ये डिपेंड करेगा सबसे टॉप वाली पॉइंट कौन सा है और इस कंडक्टर की रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस हो गया। ना थर्ड स्टेप आता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे टॉवर फुटिंग लाइन, कि टॉवर के फुट कहाँ पे गाड़ने हैं, इसकी लाइन प्लॉट करेंगे। ये भी पैरेलल होगी कंडक्टर ग्राउंड क्लियरेंस लाइन के। तो ये मान के चलते हैं दिस इज योर टॉवर फुटिंग लाइन। ठीक है, ये हमने मार्क कर ली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो जगह मिल गई, एक तो ये पॉइंट मिला भाई और एक ये वाला पॉइंट मिल गया जहाँ पे हम टॉवर को गाड़ सकते हैं सब कुछ सही रखते हुए। तो बस यहीं पे क्या करेंगे, हम लोग टॉवर को मार्क कर देंगे। समझ में आ रहा है बात ये? तो ये हो गया हमारा, ये हमारा कंप्लीट हमें मिल गया कि भाई इस पर्टिकुलर टेरेन में कहाँ कहाँ टॉवर लगाने हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी पहाड़ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाने जाते हैं तो इसी तरीके के टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता होता है पहाड़ के उतार चढ़ाव कहाँ पर है। तो सबसे पहले कंडक्टर का कर्व निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैग एंड लोडिंग कंडीशन। देन उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस मेजर करते हैं, सेट करते हैं, एंड देन क्या करते हैं, फुटिंग लाइन मार्क करते हैं। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनुअल टेम्पलेट की मदद से ये चीज़ प्लॉट कर लेते हैं। ये चीज़ पहले होती थी, आज के समय में सॉफ्टवेयर आ गए हैं यार, तो ये सारा काम जो होता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। नाउ यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। तो सैग का लगभग मैंने आइस की इफेक्ट बता दिए एंड स्ट्रिंगिंग चार्ट बता दिया आपको, पुराने लेक्चर में सैग की कैलकुलेशन बता दी थी। नाउ यहाँ पे जाते जाते दो पार्ट छोड़ना चाहूँगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि लेफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो लेफ्ट वाला लेक्चर क्लिक कर सकते हो। और पावर सिस्टम इंसुलेटर जो कि बड़ा ही इंटरेक्टिव लेक्चर है, वो जानना चाहते हो तो राइट वाला क्लिक कर सकते हो। इसके अंदर मैंने सब कुछ डिस्कस करा हुआ है। तो आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। 60 रुपये का केवल चार्ज है वहाँ पे, मतलब बहुत ही कम है, एक कप कॉफ़ी के बराबर है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकते हो, एसएससी जेई लेवल के, एई लेवल के एग्ज़ाम्स को। तो वहाँ पे मैं अलग लेवल की नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ और वो पूरी एमसीक्यू ओरिएंटेड है। तो जो लोग भी एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए मैंने मिनिमम कॉस्ट रखी है। आपको लेक्चर पसंद आया है उसके लिए धन्यवाद।